नमस्कार, मैं हूं रमन गंगई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ में बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन जारी। अनुराग ठाकुर ने महिला ब्रिगेड के साथ खोला मोर्चा। अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य कर रही हैं डोर टू डोर कैंपेन। तो यहां महिला ब्रिगेड के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खोला मोर्चा और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य ने खोला मोर्चा। अपर्णा यादव जो कि समाजवादी कुनबे को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और प्रियंका जो कि कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी, लेकिन उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी नेता प्रियंका मौर्य ने क्या कुछ कहा, बातचीत की हमारे संवाददाता अभिनव ने। प्रियंका मौर्य जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज किस तरह का कैंपेन रखा था और कितना आपको लगा कि जब अपर्णा यादव जैसी शख्सियत भी जो है आपके साथ इस समय? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हम लोग डोर टू डोर कैंपेन के लिए आए हुए थे और जिस तरीके से भाजपा सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे कार्य चल रहा है, महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आज की महिलाओं को। और हम लोग ये डोर टू डोर कैंपेन करने आए हैं, भाजपा के लिए वोट मांगने आए हैं। और ये हमारा उपदेश है कि जिस तरीके से 2017 में भाजपा की सरकार बनी, उसी तरीके से पूर्ण बहुमत से 2022 में भी भाजपा सरकार आ रही है। भाजपा सरकार 300 पार। इसी तरह से आप देखिए तो जैसे स्वाति सिंह का एक प्रकरण हुआ था और उसके बाद वो जो है रातों रात जो है एक स्टार की तरह से बनकर और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने टिकट लिया और मंत्री बन गई हैं। आप जब से आप चूँकि पोस्टर गर्ल रही हैं कांग्रेस की, आपको इतना हाइप दिया गया था, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, उसकी स्लोगन आप लोगों ने दिया था और उसके बाद वहाँ पर जो है जिस तरह से आपको दरकिनार कर दिया गया, आपको टिकट नहीं दिया गया, वापस आप भारतीय जनता पार्टी में, क्या इस तरह का आश्वासन मिला है टिकट का कुछ? मैं किसी आश्वासन के साथ मैंने ज्वाइन नहीं किया है। और एक लड़की, जिस तरीके से एक लड़की के साथ गलत हुआ, सिर्फ बात की जा रही थी और स्लोगन दिया गया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी पे एक लड़की आज अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है कि किस तरीके से मैंने अपनी विधानसभा में कार्य किया और रिपोर्ट कार्ड मेरा सब टॉप पे होते हुए भी जब मुझे अधिकार नहीं दिया गया तो मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई। तो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना, महिलाओं को जब भी लगे कि जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे आवाज़ उठाना अनिवार्य है, मैंने वही किया। क्योंकि वहाँ पे महिलाओं के सम्मान की, सुरक्षा की सिर्फ बात की जाती है, लेकिन बीजेपी सरकार में महिलाओं को सम्मान दिया भी जाता है। क्या लगता है आपको कि अब जो है अब प्रियंका वाड्रा से किसी तरह का कम्युनिकेशन आपका हो पाया जब आप छोड़ रही थी पार्टी? आप देखिए, बहुत मिसकम्युनिकेशन है। उनके आसपास इतने दलाल बैठे हुए हैं कि मौका ही नहीं देते अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी प्रियंका वाड्रा जी को कि वो महिलाओं की बात तो करती हैं, लेकिन अपने आसपास एक तो महिला ऐसी रखें जो महिलाओं की आवाज़ उन तक पहुंचा सके। अगर वो इसी तरीके से अपने कंजर्वेटिव जोन में पड़े रहेंगे तो किस तरीके से जो आम महिलाएं हैं, उनकी जो ज़मीनी स्तर की प्रॉब्लम्स हैं, वो वहाँ तक पहुँच पाएंगी। तो उससे बाहर निकलना चाहिए। और सच में सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, शक्ति विधान एक पैम्पलेट छपवा देने से काम नहीं चलेगा। निकलना पड़ेगा बाहर, देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मूलभूत परेशानियों से महिलाएं गुजरती हैं। ये थी हमारे साथ प्रियंका मौर्य जो कि कह रही थी कि शक्ति विधान, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में जिस तरह से इनको लगातार जो है इनकी बात नहीं सुनी गई और इन्होंने बड़ी बात कही कि आज प्रियंका गांधी के बगल में बहुत सारे जो है उन्होंने शब्द यूज़ किया कि दलाल भी वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी सूरत में अब भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी मेंबर हो चुकी है, बड़ी पार्टी की ये पार्टी ज्वाइन कर और आज उन्होंने जो है कैंपेन का हिस्सा बनी। इससे कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर भी जो है आगे सशक्तिकरण को लेकर जो प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में जो बात कही थी उसी के पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी चलने की कोशिश कर रही है। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। अनुराग ठाकुर का समाजवादी पार्टी पर वार। यूपी में योगी सरकार ने गुंडा राज को खत्म किया। अनुराग जो कहते हैं नई सपा है उससे सब खपा है, ये अनुराग ठाकुर ने कहा। अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है कि जो कहते हैं नई सपा है उससे सब खपा है। नई सपा है, नई हवा है, ये समाजवादी पार्टी की टैगलाइन है। कमान संभाले हुए हैं बीजेपी की कैंपेन की उत्तर प्रदेश में हमारे साथ हैं। सर, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने बीते 5 सालों में बिजली का कोई प्लांट नहीं लगवाया, इस वजह से जो हमारा वादा है 300 यूनिट का, उससे बीजेपी घबराई हुई है।
उत्तर प्रदेश की जनता भलीभांति याद रखती है कि अखिलेश जी की सरकार में बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी। अखिलेश जी की सरकार में 1 महीने में 300 घंटे बिजली तक ना मिल पाती थी। ये 300 यूनिट फ्री कहाँ से देंगे? ये नई सपा नहीं, वही सपा है जिनसे जनता अभी तक खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है, क्योंकि झूठे वायदों से कुछ नहीं होता। इनके समय आईटी सेक्टर क्या था? इनकम फ्रॉम टेरर। और उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे अखिलेश के? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, नाहिद हसन, यूनुस खान, ऐसे लोग थे जिनके दबंगे, जिनके टेरर के कारण बाकी लोग यहाँ से पलायन करते थे। लेकिन योगी जी की सरकार के बाद महिलाएं और आम जनमानस अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, अधिकार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। अनुराग जी, वो एम्प्लॉयमेंट की भी बात करते हैं। कल उन्होंने परसों कहा कि 22 लाख रोजगार हम आईटी इंडस्ट्री में देने जा रहे हैं। और इसके जो मैंने आपको इसका उत्तर पहले दे दिया कि उनके लिए आईटी सेक्टर क्या था? इनकम फ्रॉम टेरर। और ये टेरर वाले लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों को भगा देते थे। अखिलेश यादव जी से मेरा सवाल है, जिस व्यक्ति को यही नहीं पता वर्चुअल रैली क्या होती है, और आप इनका एक पुराना वीडियो भी निकाल कर देखिए जहां पर एक दुर्घटना को लेकर ये कह रहे थे कि गूगल मैप से सब कुछ मिल जाता, तो मैं तो भले भाई ऑस्ट्रेलिया से ना जाने क्या पढ़ के आए थे। सर, कैराना का प्लान आज भी आपको लगता है कि कोई इशू है? अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि नफरत की पॉलिटिक्स की जा रही है इसकी आड़। देखिए, अखिलेश यादव जी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनकी सरकार के समय ही चौथे दिन दंगे होते थे, लोग पलायन के लिए मजबूर होते थे। आज क्या हुआ है? 5 वर्षों में इतनी सुरक्षा सम्मान दिया है कि लोग वापस अपने घरों में आए। लोग अब छोड़कर नहीं जाना चाहते। उत्तर प्रदेश में रहकर अपना रोजगार, स्वरोजगार, छोटा मोटा कारोबार भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा है, यहाँ पे सम्मान है, यहाँ पे विकास है, डबल इंजन की सरकार है। अपर्णा यादव के आने के ऊपर सर एक आखिरी सवाल, एक लास्ट सवाल, वो अपर्णा यादव का बीजेपी में आना क्या साबित करता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो दूसरे मिनिस्टर्स गए हैं, क्या बीजेपी ने उसका बदला लिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इतनी लंबी सूची है लोगों के आने की। मैं मीडिया के मित्रों से सबसे आग्रह करता हूँ, सूची निकालिए। पिछले कितने दिनों में भारतीय जनता पार्टी में लोग एमएलसी, एमएलए, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री शामिल हुए। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि आज उसका जवाब भी वो नहीं दे पा रहे। तो अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का जो आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरियों का दावा है, उनके लिए आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम टेरर है। और उनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अतीक अहमद, नाहिद हसन और मुख्तार अंसारी हैं। और शायद इसी वजह से, जैसा अनुराग कह रहे हैं, कि समाजवादी पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट भी नहीं जारी कर पा रही है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 22 की लड़ाई काफी दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी ने विजयश्री हासिल करने के लिए एक बार फिर पलायन के मुद्दे पर फोकस करना शुरू कर दिया है। 2017 में बीजेपी को कैराना मॉडल से जबरदस्त सियासी फायदा हुआ था और सियासी पंडित मानते हैं कि 2 दशक बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी का सबसे बड़ा कारण कैराना का पलायन मुद्दा ही था। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है। हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। यूपी के 2 शहर और बीजेपी के 2 बड़े चेहरे, लेकिन सियासी बयान तकरीबन एक जैसा। तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश की लड़ाई पलायन के मुद्दे पर ही होने जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उत्तर प्रदेश का हर जागरूक वोटर तलाश रहा है। यूपी के चुनावी मिशन को फतह करने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी है
और इसी सिलसिले में लखनऊ से सीएम योगी का एक ऐसा बयान सामने आया जो चुनाव में एक बहुत अहम कड़ी साबित हो सकता है। सीएम योगी ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर एक बार फिर पिछली सरकार को घेरा और साफ साफ कह दिया कि उनकी सरकार में पलायन करने वाले पलायन को मजबूर हो गए। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। एक तरफ सीएम योगी ने विपक्ष को निशाने पर लिया तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आगाज अमित शाह ने पलायन के लिए बदनाम हुए कैराना से किया। चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर रोक लगा दी है, लिहाजा अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं से संपर्क किया। अमित शाह ने कैराना में उन परिवारों से भी मुलाकात की जो कभी गुंडागर्दी के चलते कैराना छोड़ने को मजबूर हो गए थे, लेकिन जब यूपी में कमल खिला तब उनकी घर वापसी संभव हो पाई। मगर कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। यही कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। अमित शाह का कैराना से चुनावी मिशन का आगाज रखना बहुत मायने रखता है, क्योंकि अमित शाह 8 साल बाद कैराना पहुंचे थे। 2014 के आम चुनाव से पहले अमित शाह ने कैराना का रुख किया था और अब ऐसे माहौल में अमित शाह कैराना पहुंचे जब उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग छिड़ चुकी है। बीजेपी ने कैराना में पलायन के मुद्दे को उजागर करने वाले दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को कैराना से टिकट दिया है, लिहाजा अमित शाह ने कैराना के मूल मुद्दे को हवा देने में देर नहीं लगाई। मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है, उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है, उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है। 2017 में कैराना का मुद्दा जोर शोर से उछला था, जिसका पूरा फायदा बीजेपी को मिला था। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 20 साल बाद सत्ता में लौटी तो कैराना में गुंडाई करने वालों के बुरे दिन आ गए। गुंडों के डर से जो बाजार सूरज ढलने से पहले ही बंद हो जाते थे, वो अब 8 से 9 बजे तक खुलते हैं और इसी बात से कैराना वाले बहुत खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे जो परेशानी थी वो खत्म हो गई, गुंडागर्दी थी वो खत्म हो गई। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, हम उनकी तारीफ करेंगे और योगी साहब के साथ रहेंगे। दुकानें बंद हो जाती थी 6 बजे करीब, अब जो है दुकानें जो है 8, 9, 10 बड़े आराम से खुली रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी तो अब की बार आती नहीं है, गुंडों की सरकार है तो। अच्छा, अब की बार तो मोदी आएंगे दोबारा। जितनी सरकार या मोदी की इसकी यही अच्छी है, हमें तो यही अच्छी लग रही है जी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है
जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मतदान की शुरुआत होनी है, लिहाजा बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पूरा जोर लगा दिया है। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना में चुनाव प्रचार किया तो सीएम योगी ने अलीगढ़ और बुलंदशहर में मोर्चा संभाला। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिजनौर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सियासी रणनीति तैयार की। उत्तर प्रदेश की सियासत में कैराना मॉडल पिछली बार बहुत हिट हुआ था और इस बार भी बीजेपी कैराना मुद्दे पर पूरा फोकस कर रही है। कैराना हरियाणा से सटा इलाका है और स्टेट बॉर्डर होने की वजह से ये शहर काफी संवेदनशील भी है। कैराना का सियासी समीकरण कहता है कि इस सीट का असर शामली जिले की बाकी दोनों विधानसभा सीटों के अलावा आसपास के जिलों की सीटों पर भी पड़ता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 22 की लड़ाई में इस बार कैराना मॉडल कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी दलों के बीच आरोपों का दौर और तीखा होता जा रहा है। इसी बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया राग छेड़ा है। ऐसे में सवाल है कि यूपी की लड़ाई में ये फीसदी का पेच क्या है? क्या ये धार्मिक जुगलबंदी है या सत्ता का कोई नया समीकरण? देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। उससे पहले सभी राजनीतिक दल धार्मिक और जातीय गोटियां फिट करने में जुट गए। कहीं हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है तो कहीं दलित ब्राह्मण का। अपने अपने वोट साधने के लिए प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। यूपी चुनाव में देश के दूसरे राज्यों के सांसद भी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। इसमें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की ताल ठोकने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों हिंदू मुस्लिम को लेकर खूब राजनीति हो रही है और सभी सियासी दल वोटों की खातिर लोगों को लुभाने में जुटे हैं। तो इस बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया राग छेड़ दिया। ये जो लड़ाई है, ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई। असदुद्दीन ओवैसी यूपी की लड़ाई को 99 बनाम 1% संघ की बता रहे हैं। तो इससे पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20% नारे को बुलंद किया था। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंक गणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। अगर सीएम योगी के बताए गए आंकड़ों को मोटे तौर पर समझें तो उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों के अनुपात से ये आंकड़े मेल खाते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो सूबे की कुल 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। तो 73 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां सियासी बिसात बिछाने में जुटी हैं। कोई इसे 99% बनाम 1% संघ की लड़ाई बता रहा है तो कोई 80 और 20% की लड़ाई। अब ये तो वक्त ही बताएगा ये लड़ाई कितने बनाम कितने की है और इस सियासी खेल में किसका गणित सही फिट होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से सिराथू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विरोध का वीडियो वायरल हुआ है। जनसंपर्क के दौरान केशव प्रसाद मौर्य को महिलाओं ने विरोध किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। जनसंपर्क के दौरान केशव प्रसाद मौर्य का महिलाओं ने विरोध किया। सिराथू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए थे, तब उनका विरोध महिलाओं ने किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य का ये वीडियो वायरल हुआ है। सियासत में सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, इसके कई फायदे हैं तो नुकसान भी। एक तरफ तो सोशल मीडिया के जरिए आसानी से वोटरों तक सीधी पहुंच बन पाती है, तो वहीं दूसरी तरफ फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा खबरों पर नियंत्रण करना किसी के बस में नहीं है। देश की सियासत में सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत हर सियासी दल के लिए सिर दर्द बन गई है। एक और इसके फायदे को लेकर दलों की अपनी तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके खतरे भी नेताओं को समय समय पर डराते रहते हैं। पार्टियां उम्मीदवार से जुड़ी कोई भी गलत जानकारी कभी भी विरोधी खेमे के हाथ लगी नहीं कि हंगामा मच जाता है। नेताजी ने अपने लोगों के बीच जरा सी गलत बात बोली नहीं की, सबसे पहले शोर सोशल मीडिया पर मच जाता है। लौनी में ना अली, ना बाहुबली, लौनी में सिर्फ बजरंगबली। याद रखना, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मेरी बात को सुन रहा हो, रहने के लिए ठिकाने नहीं मिलेंगे अगर लड़कों को मैंने छूट दे दी। इसके साथ ही फेक न्यूज का इस्तेमाल दो धारी तलवार की तरह सामने आता रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद फेक न्यूज के जंजाल से सोशल मीडिया को मुक्त नहीं कराया जा सका है। जब तक सुधार की कोशिश संभव हो पाती है, तब तक फेक न्यूज का प्रहार काम कर जाता है। खतरनाक होने के बावजूद सोशल मीडिया पर गलत खबरों वाले हथियार का इस्तेमाल करने से कोई पीछे हटता हो, ऐसा दिखता तो नहीं। सोशल मीडिया का दायरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ICEA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस साल के अंत तक स्मार्टफोन यूजर्स बढ़कर 82 करोड़ हो जाएंगे। मतलब सोशल मीडिया के यूजर्स की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। सोशल मीडिया यूजर्स के इस वर्ग पर पकड़ बनाने के लिए सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच कोरोना की एंट्री ने सोशल मीडिया पर दलों की निर्भरता और ज्यादा बढ़ा दी है। विशेषकर युवा और पहली बार वाले वोटरों को रिझाने में सोशल मीडिया ही सबसे कारगर माध्यम बन गया है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में 24.9 लाख युवा वोटर पहली बार वोट देने वाले हैं। यूपी के वोटर लिस्ट में 14,66,470 ऐसे युवा मतदाताओं के नाम जुड़ गए हैं जिनकी आयु 18 से 19 साल है, जो नए मतदाताओं की कुल संख्या का करीब 27% है। यूपी में